जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और जो मेरे एमपी प्लस के शिकारी हैं वो बहुत अच्छे से अपने टारगेट को बनाए हुए हर एक दिन अपनी मेहनत को डबल करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम समय है और इस कम समय में भी अपन को अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है। टारगेट इतना परफेक्ट है कि सिलेक्शन ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाए। अपना जो टारगेट है वो सिलेक्शन है और सिलेक्शन अपन लेके रहेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हर एक मिनट का बहुत अच्छे से यूज आपको करना होगा। तो बेहतर तरीके से सारा का सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। रीजनिंग आपको मिल ही रही है सौरभ सर के द्वारा, और आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूं, और साथ में आपको जीएस परफेक्ट तरीके से रिकन सर के द्वारा कंप्लीट करवाई जा रही है। यानी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम्स में आने हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट बेहतर तरीके से करवाए जा रहे हैं, और उस कंटेंट के साथ करवाए जा रहे हैं जो एक एग्जाम में पूछा जाना है। क्योंकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही एनालिसिस करके वो कंटेंट एक ऑर्डर में कंपाइल किया गया है, जो आने की 99% पॉसिबिलिटी है। यानी कंटेंट बेहतर होने वाला है। आपको अपना टाइम कंटेंट सर्च करने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप यदि बहुत अच्छे से सेशन को कंप्लीट करते हो, सेशन में जो आपको पढ़ाया जाए उसको प्रॉपर तरीके से नोट करते हो और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, तो आप सफिशिएंट हो गए हो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। और एमपी पुलिस तो मेन टारगेट आपका है ही, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो लास्ट का जो सेशन हुआ था अपना, लास्ट के सेशन में मैंने आपको जो सिलेबस डिस्कस किया था, सिलेबस के बाद मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज, तो मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर बताया था कि परसेंटेज का लॉजिक क्या है, परसेंटेज बेसिकली है क्या। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तब आप क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। जब आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट होंगे तो फिर आप जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो वो समझ में आपको नहीं आएगी, आपके सर से ऊपर उड़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा। लॉजिक सिखाने के बाद परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करूंगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से निकालना है, उनको कैसे याद रखना है, ये जो मेथड मैंने आपको बताई थी, उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से उस पर प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि आपको जो हेल्प होगी, आपकी जो कैलकुलेशन आसान होगी वो केवल और केवल स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू से होगी। किससे होगी? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू से। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप विदाउट फॉर्मूले विदाउट पेन से सारा का सारा मैथ सीखने वाले हो। तो इसके लिए दो चीज तो आपको करनी ही पड़ेंगी। आपको एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज और रेशियो के दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको परफेक्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे होंगे? सिखाने की जवाबदारी हमारी है, प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस आप करोगे स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट करवाई थी, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से आने लगी होंगी। और जिसको नहीं आ रही अभी वो प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मेहनत करेगा अगर उसका टारगेट अभी एमपी प्लस में सिलेक्शन लेने का है। अगर जिसका 2-4 साल बाद सिलेक्शन लेने का मूड है तो वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं, आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है। आप उस एज में आ चुके हो जिसमें आपको सिलेक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो और दूसरा आपके माँ बाप की उम्मीदें आप पर बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजें मेंटेन हो जाएं कि आपकी एज भी मेंटेन बनी रहे और आप फाइनेंशियल तरीके से भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ और आपके माँ बाप की उम्मीदें भी पूरी हो जाएं। तो इसके लिए आपको जरूरत है एक सिलेक्शन की, और जब आपको एक सिलेक्शन मिल जाएगा तो फिर आपकी सारी चीजें कैसी हो जाएंगी? स्ट्रांग हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि ये आपकी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है, और सफलता की जब आपको पहली सीढ़ी चढ़ना है उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आगे बहुत ऊपर तक जा सकते हो। लेकिन जब आपको पहली सीढ़ी ही ना मिले तो फिर आप आगे कैसे जाओगे? तो इसलिए मेहनत करो, सफलता आपको मिलेगी, सिलेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, उस हर एक वर्ड पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, गौर करना है कि क्या क्या अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है? बात क्लियर है? तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो परसेंटेज में आगे का कॉन्सेप्ट है कि हमने जो बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सीखी है, हमने जो बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सीखी है, उन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू से हम कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। जैसे हमने सीख तो लिया कि 1/2 की, सर आपने जो बोला कि आप सीख लो 1/2 की परसेंटेज में स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50% के बराबर, आपने हमें सिखा दिया और हमने ये सीख लिया। लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे? एग्जामिनर हमसे ये थोड़ी ना पूछेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा,
आप सभी लोग पेशेंस रखो, आपको वो सिखाया जाएगा। कैसे सीखोगे? आपसे अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया 3/5 का, किसका पूछ लिया? 3/5 का, तो आप कैसे निकालोगे? 3/5 का अगर आपसे पूछ लिया तो आप कैसे निकालोगे? तो एक तो है बेसिक मेथड, एक तो है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में आप देखोगे 3/5 ये लिखा है आपके सामने। तो बेसिक मेथड जब परसेंटेज में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप? 100% से। सबसे पहला सेशन इसी से स्टार्ट हुआ था कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है यानी 100% से मल्टीप्लाई। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन या नंबर में चेंज करना है यानी 1/100 से मल्टीप्लाई। ये दो कॉन्सेप्ट से ही अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखा जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 20%। और 20% का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 60%। ये हो गया अपना बेसिक तरीका। ये सीखने के लिए सफिशियंट है, आप इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन आपको सीखने के बाद एग्जाम में भी बैठना है, तो एग्जाम में आपकी क्या ये मेथड होनी चाहिए? क्या आप एग्जाम में भी इसी मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। यहाँ आप सीख रहे हो, आपके पास पर्याप्त टाइम है, जब तक आपको ना आ जाए तब तक आप सीख सकते हो। लेकिन एग्जाम में तो वही फिक्स टाइम है, 2 घंटे का। अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम दोगे तो उसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा, और अगर आप एसएससी का दोगे तो उसमें तो आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा, 60 मिनट का, और 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या आप इस मेथड से वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या है? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो उस अप्रोच को तो बदलना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको सिखा दिया गया है, लेकिन करना कैसे उसको देखो। यहां पर मैंने क्या बोला है कि आपको 3/5 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, ये सारी कैलकुलेशन जो मैं बताऊंगा वो माइंड में हो सकती है। क्या आप 3/5 को इस तरीके से लिख सकते हो? 3 गुणे 1/5 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था 1/5 की जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमें याद है सर 20%। आप ये तरीका क्यों बता रहे हो कि निकालो? हम नहीं निकालेंगे, हमें सिखा दिया गया है पहले। क्या है? पहले सिखा दिया गया है। जो सिखा दिया गया है तो फिर उस पर हम काम भी तो करेंगे। जब सिखाया गया है तो उसको यूज भी तो करेंगे, तो वो चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पर जैसे ही आप 20% का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 60%। कितना हो जाएगा? 60%। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको समझ में आया कि जो चीज आप निकाल रहे हो वो आप ऑलरेडी सीखे हुए हो। और ये जो कैलकुलेशन आप यहाँ कर रहे हो सर, ये तो हम माइंड में कर सकते हैं। 3 इंटू 1/5, 1/5 20%, 20% का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे 60 आ जाएगा। ये तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है सर, हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूछा 3/5, तो तुरंत जवाब आपका आ गया 60%। कितना आ गया? 60%। नहीं सर आप एक और बताइए, 3/8 किसका बताइए? 3/8। लो सर 3/8 का सीखो, कैसे निकालेंगे? यहां आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 1/8। क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 1/8। कोई दिक्कत बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अब सर हमें ये तो आता है 3/8 का अगर निकालना है तो 3 गुणे 1/8, और 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू होती है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। अब जो नए होंगे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, सर ये कहां से लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है, कहां बताया है? सुनो देखो, मैंने यहां पर ये जो बताया था 1/12, यहाँ देखो पहली फ्रैक्शन, या तो लिखोगे 8 सही 1/3%, या फिर कितना लिखोगे 12%। देखो ये 1/8 ये है, 12 सही 1/2% या 12.5%। ये क्या होता? ये था 1/12, लेकिन अपन तो निकाला 1/8। 1/8 कितना है? 12.5%। यही तो मैंने यहाँ पर नोट किया है। यहाँ पर देखो किया कि नहीं किया? जब आप 12.5% का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 37.5। कैसे इतने जल्दी गुणा कैसे कर लिया सर? सर सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे, आप भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से, 12 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। अब 0.5 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। और जब आप इसमें 1.5 जोड़ोगे तो कितना? 37.5 नहीं हो जाएगा? तो सर ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कैरी लगाएंगे, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर कैरी को जोड़ेंगे, फिर आगे 3 का पहाड़ा। ऐसे करोगे तो फिर सिलेक्शन हो गया आपका, फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ अभी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आप सेकंडों में कैलकुलेशन कर सको। ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर आज का जो पैटर्न देखने को मिला है, जो ज्यादातर एनालिसिस करने पर पता चलता है, तो जब मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा, उनका एनालिसिस किया, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस हुई। वो चीज क्या थी कि एक एग्जामिनर का जो माइंड है,
एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो दो चीजों पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक तो वो लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, और दूसरा वो डाटा को कैलकुलेट बना रहे। तो दो जगह स्टूडेंट फंस रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर ये दो चीजों पर एग्जामिनर काम कर रहा है तो दो चीजों पर मैं भी काम करूंगा, उन दोनों चीजों पर मैं काम करूंगा, और मेरे से पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट की जो कैलकुलेशन है, जो लैंग्वेज समझने की प्रॉब्लम है, दोनों को इतना आसान बना देंगे, इतनी आसान तरीके से वो समझेंगे, इतने परफेक्ट तरीके से कैलकुलेशन को सीखेंगे कि वो दिक्कत आपको 1% होने वाली नहीं है। लेकिन उसमें आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको जो सिखाया जाए, जो अप्रोच बताई जाए, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन सीख आप बेहतर तरीके से जाओगे। बात क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि जो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई गई है बेसिकली, उनसे आप कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों को निकाल सकते हो। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां से जैसे ही हम आगे बढ़े, यहां से हम आगे बढ़े, तो मैंने कहा कि सर मुझे आप अब निकाल के बताओ 2/7 की। किसकी निकाल के बताओ? 2/7 की। तो मैंने क्या कहा, क्या आपको 1/7 का पता है? 1/7 मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणे 1/7, और 1/7 का मतलब तो हमें पता है सर, परसेंटेज में होता है 14.28%। कितना होता है? 14.28%। और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 28.56%। कितना हो जाएगा? 28.56%। सर इतना आसान है परसेंटेज? हम तो बहुत बड़ा पहाड़ समझ रहे थे। मैंने कहा है ना, पेशेंस रखो आप, पेशेंस रखो आप। आपको अभी तो वो सारी चीजें मिलना है जिससे आपको लगेगा कि हाँ, अब सिलेक्शन वाली चीजें मुझे मिल रही हैं। अभी तक जो सिलेक्शन में आना था वो अभी तक नहीं मिला, जो अब मिलने वाला है आपको। ठीक है? तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आई? और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभी और अच्छे से सीखोगे। जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, किसका? एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे 8/3 का। किसका पूछ लिया? 8/3 का। तो क्या दिक्कत होगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगी। इसको भी लिख सकते हो आप 8 गुणे 1/3। और 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है कि नहीं होता? मल्टीप्लाई करोगे 8×3 = 24, 8×3 = 24 और 2 26, 2 8×3 = 24 और 26, 8×3 = 24 और 2 26, कितना हो जाएगा? 2 डिजिट के बाद 266.64%। ये हो जाएगा। आप किसी का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि सर यहां तक तो ठीक है, हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों को बदलना सीख गया परसेंटेज में, हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों को सीख गया परसेंटेज में चेंज करना। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कर लेंगे सर। अब आगे पढ़ाइए, तो आगे पढ़िएगा। अब जैसे ही आपको बड़ी फ्रैक्शन परसेंटेज में दी गई है वैल्यू, और आपको कहा गया है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपसे बोला गया है कि इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई है। तो यहां पर समझो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा 20%। सर क्या पूछ रहे हो? ये तो मुझे याद है 1/5%। मैंने कहा सर 25% को बदलिए। सर ये भी तो मुझे बताया गया है आपके द्वारा कि 1/4 की वैल्यू होती है 25%। मैंने कहा अभी नहीं है पता, आप एक बताइए 1/40 का। तो आपने तुरंत जवाब दिया इसका भी तो पता है सर हमें, 2/5%। मैंने कहा एक नहीं होगा, आपको पता है 1/30 का। तो आपने क्या कहा? सर ये पता है हमें, कितना होता है? 3 दशमलव कितना होता है? 3.33%। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो इसका बताओ तो फिर कितना होगा। मैंने कहा इसका बताओ, आपको ये तो पता है तो इसका बताओ ना। सर फंस गए, अब नहीं आएगा हमसे। हम तो वही बेसिक तरीका लगाएंगे परसेंटेज को हटाने के लिए। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। सर परसेंटेज हटा लेते, उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हम ऐसे निकालेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। फिर मैंने 5 से काटा तो ये 11 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर मैंने कैलकुलेट किया तो ऊपर बचा 11 और नीचे हो गया 4 दूनी 8। यानी सर मैंने निकाल लिया 1/37.5% जो होगा वो होगा आपका 11 सही 8। किसके बराबर होगा? 11 सही 8। मैंने कहा सर सिलेक्शन नहीं होगा इससे। क्या नहीं होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आपने पूरा समय ही खराब कर दिया। इसको करने में आपको 1 मिनट टाइम लगेगा, और 1 मिनट तो आपके पास टाइम है भी नहीं एग्जाम में। 1 मिनट का टाइम तो आपके एग्जाम में है भी नहीं। तो सर कैसे करें?
अरे स्मार्ट तरीका भी तो है अपने पास, ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया था। स्मार्ट तरीका क्या है उसको समझो, स्मार्ट तरीका क्या है उसको समझो। स्मार्ट तरीके से आप परफेक्ट बनोगे, आप इस तरीके से परफेक्ट बनोगे कि क्वेश्चन देखोगे और सारी कैलकुलेशन माइंड में होगी। लेकिन देखो कैसे डाटा को सॉल्व करना होता है। यहां आपसे पूछा गया है 137.5%, तो हमारे पास वो तरीके भी तो हैं कि इनकी जो परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है उनमें तोड़ तो सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 37.5%? क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा जब लिख सकते हैं तो फिर तो आसानी हो गया, 100% 1 के बराबर प्लस 37.5%, अभी मैंने बताया आपको 3/8 किसके बराबर, 3/8 किसके बराबर, 3/8 किसका, 37.5। लिख दो सर, क्या है लिख दो। तो यहां लिख दिया मैंने 3/8। इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन तो 0 है, 8 आएगा, 8 और 3 11, ये भी तो आया सर 11/8। तो सर इसमें तो टाइम लगा ही नहीं, ये मान बेस्ट है, इसमें तो आपका टाइम बहुत जाएगा। यानी यहां से केवल आपको सीखना है कि वो चीज कैसे होती है, यहां से आपको निकालना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। क्या होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे यहां पर आप एक नेक्स्ट और देखो, यहां पर आपको दिया है 102.5%, इसको चेंज करना है, कैसे करोगे सर? इसको तो लिख सकते हैं हम 100% प्लस 2.5%। फिर हमें पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है और 2.5% तो पता ही है 1/40। कहां पर पता है? अभी तो आप बोल रहे थे कि सर मुझे पता है 1/40 कितना होता है, 2.5% के बराबर। कितना होता है, 2.5% के बराबर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर शो कर दिया। एलसीएम आ गया 40, 40 और 1 41, तो क्या हो जाएगा 41/40। क्या हो जाएगा 41/40। सर दोनों कॉन्सेप्ट याद हो गए। अब आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे दो, हम चुटकियों में निकालेंगे। तो मैंने कहा रुको एक बताओ, मैंने कहा क्या, आपसे कहा मैंने एक और बताओ, तो आपको मैंने दिया 111.11%। मैंने कहा सर सीख गए हो तो इसको निकाल के बता दो। तो आपने कहा सर ये तो नहीं बनेगी, क्यों सर मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा याद है आपको, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो आप 100% प्लस 11.11%। बिल्कुल सर, अब तो कर लेंगे, कैसे, 100% की वैल्यू 1 प्लस 11.11% किसके बराबर होता है, 1/11? नहीं सर गलत, 1/9 किसके बराबर, 1/9। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 और 1 10, तो क्या हो जाएगा 10/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 111.11%। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन समझ में आ रही ना, कैसे निकालना है। एग्जामिनर अपन अगर आपसे पूछ ले 128.56%, ये पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान। इसको भी आप लिख सकते हो 100% प्लस क्या हो जाएगा 28.56%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 100% यानी 1, और 28.56% का मतलब क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 2/7। कितना हो जाएगा 2/7 और 2 9, क्या हो जाएगा 9/7। निकालना सीखे कि नहीं, आपको जो अभी डाटा सिखाया जा रहा है कैलकुलेट करके, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ये डाटा जो मैंने कैलकुलेट करके बताया है कैसे करना है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपको 10 से 12 मैंने करवा दिए, 10 से 12 आप खुद करना है, आपको खुद पर करना है। जब आप खुद करोगे तो फिर आपको और बेहतर तरीके से लगेगा कि हाँ सर ये इंटरेस्टेड है, इसको तो और कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखो परसेंटेज में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां से होगा आपका बेस क्लियर, यहां से होगा आपका बेस क्लियर। ये वो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जिनसे एग्जाम में आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहां पर देखो, यहां पर देखोगे, जैसे मैंने आपसे कहा x का y% बराबर होता है y के x% के। सर क्या चेंजेस होगा, आपको यहां पर क्या ऐसा देखने को मिला जो डिफरेंस में है? सर केवल और केवल यहां पर एक चीज देखने को मिल रही
कि इस तरफ y के साथ परसेंटेज जुड़ा है और इस तरफ x के साथ परसेंटेज जुड़ा है। तो यहां पर आपने ये कैसे कह दिया कि आप परसेंटेज को आगे पीछे नंबर में करोगे और वो इक्वल होगी? ये कैसे पॉसिबल है सर, मुझे समझाओ, प्रूव करो, सिद्ध करके दिखाओ। मैंने कहा रुको, फिर आप ये भी तो बताओ कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा कहां पर, हम लगाएंगे इसको कैसे, एग्जामिनर इसको कैसे पूछेगा। तो इन तीनों चीजों के आपके जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाएगा ना वो इस सेंस और ह्यूमर से पढ़ाया जाएगा कि आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। वो पूरे के पूरे डाउट खुद माइंड में लेकर के आपको पूरे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे अभी इसको देखकर आपके दो डाउट मोस्टली बने हैं, सर ये बना कैसे है, इसका प्रूफ क्या है वो बताइए। दूसरा, एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा कैसे, दूसरा डाउट आपका जो जी है। यानी आपके कितने डाउट हो गए, दो डाउट हो गए। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा इसमें आपके दो डाउट हैं, जो बेसिकली डाउट बनने चाहिए वो दो डाउट हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके ये दो डाउट क्लियर तरीके से बन रहे होंगे। अब वो कैसे हैं उन दोनों का प्रूफ समझो। तो यहां पर मैंने कहा कि मेरे सामने एक नंबर है, मेरे सामने एक नंबर है कितना 400, और इसका मुझे निकालना है कितना, इसका मुझे निकालना है 20%। तो सर मैंने इसको निकाल लिया 400 का 20% की मतलब 1/5, और 5 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 80 आ गया। यानी जब हमने 400 का 20% निकाला तो वो आया है 80। तो क्या सर हम अगर ऐसा कर लें कि 420 का अगर हम 400% निकालें, 20 का अगर हम 400% निकालें तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। क्या कहते हो आप, 20 गुणे 400, परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 1/100 से, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 20 चौके 80। सर यहां भी 80 होगा। तो पहला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी परसेंटेज को आप आगे पीछे कहीं पर भी करो, यहां पर भी किया आपने, यहां पर भी किया, दोनों को किसी भी नंबर इनटू में होने पर आप परसेंटेज को आगे पीछे किसी भी नंबर के साथ लिख लो, वो चेंजेस नहीं होगा, आपके सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर कैसा होगा, सेम ही आएगा। लेकिन वहां पर कंडीशन होनी चाहिए कि वो नंबर आपके किस में होने चाहिए, इनटू में। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से लिखो सर 400 का 20% और प्लस 30, तो क्या आप ऐसे ऐसे लिख सकोगे कि 400 का 30% प्लस 20? ये नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका इनटू में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, इनटू में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ दिया वो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका यूज समझो, आप एग्जाम में इसका उपयोग कैसे करोगे, कैसे ये आपकी कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो यहां पर समझो, आपको दिया है 37.5 का, आपको दिया है कितना, आपको दिया है 80 पर, ये दिया है 324%। आपको 37.5 का निकालना है कितना, यहां पर निकालना है आपको 324%। अब ना तो यहां पर आपको 324 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई गई है और ना ही आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू का यहां निकाल पाओगे। कम समय में निकाल तो लोगे लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम खराब जाएगा आपका, और एग्जाम में वो टाइम आपके पास है नहीं, एग्जाम में वो टाइम आपके पास है नहीं। तो यहां पर क्या किया जाए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए? तो मैंने आपसे क्या कहा कि परसेंटेज में जब इंटू लगा हो तो परसेंटेज साइन को आगे पीछे करने से उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये मैंने आपसे पहले ही बोला है। तो यहां पर समझो उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को समझो कि सर क्या हम इस परसेंटेज को यहां पर लगा सकते? मैंने कहा बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 324 का 37.5% है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब मैंने कहा है कि जब आप ये लिख ही लिया है तो फिर इसको सॉल्व भी कर लो। 37.5% का मतलब क्या है, 3/8, कितना है 3/8, 8 से इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसको 4 से 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 का गुणा करो 3, 3 अट्ठे 24, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 121.5, कितना आ जाएगा 121.5।
तो ये आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो फिर आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो, जैसे आपसे पूछा उसने 111.11 का आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 81%। कितना निकालना है? 81%। अब यहां पर आपको 81% की कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू नहीं सिखाई गई है, तो ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। तो आप इसको कैसे कर लो, आप इसको 111.11 गुणे यहां पर क्या लिख लो, परसेंट इंटू में क्या हो जाएगा 180। अब ये अभियान आपको निकाल के बताया है, क्या है यहां पर देखो 111.11 10/9%। कितना होता है? 10/9। क्या होता है? इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 10/9 गुणे क्या हो जाएगा 81। 9 से काटोगे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। कितना आसान है, एक कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ और कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है ये आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में मैंने जो आपको समझाया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। ये सिलेबस अपना कंप्लीट मैथ का होने वाला है, लेकिन लास्ट के जो सेशन होंगे उसमें एमपी प्लस को टारगेट जरूर किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। उसमें एमपी प्लस के जो सेट होते हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी। सिलेक्शन आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। टारगेट अगर आपका सिलेक्शन होगा, उसके लिए जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं पसीना बहा रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और पसीना बहाना पड़ेगा। हर एक मिनट का आपको बहुत अच्छे से यूज करना होगा। आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो समय की वैल्यू को पहचानो, समय आपको पहचानेगा। समय की कदर आप करोगे तो समय आपकी कदर करेगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, यहां वहां घूमते रहे, इसकी या उसकी बातों में फंसे रहे, तो फिर आपको जीवन में कुछ अचीव होने वाला नहीं है। क्योंकि असफल वही है, अपनी जिंदगी में असफल वही है, कमजोर वही है जो केवल और केवल एक दूसरे की बातों में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, अपने काम पर फोकस नहीं कर रहा है। जीवन में चाहे सफलता मिले, जीवन में चाहे असफलता मिले, अपने सिर को नीचा करके हमेशा आगे काम करने की कोशिश करो, हमेशा आगे काम करते रहो। आपको बहुत ही कम समय में इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी कि जिन लोगों के द्वारा आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उन सभी लोगों के द्वारा आपको सर्च किया जाएगा। बात समझ में? जिन लोगों के द्वारा आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, कल उन्हीं लोगों के द्वारा आपको सर्च किया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।